जनरल साहब ये बताइएगा कि जो मनाजिर हमने देखे इन्वेस्टमेंट फोरम के वक्त अडयाला जेल के बाहर, अगर हुकूमत मुलाकात होने देती, जिन लोगों के नाम दिए गए थे, तो वहाँ पर ना गिरफ्तारियाँ होती, ना धरने की अटैम्प्ट होती। तो जो सीन क्रिएट हुआ उसमें हुकूमत का भी तो किरदार था। तो जो इन्वेस्टर्स वहाँ पर मौजूद थे वो नहीं देख रहे होंगे कि ना चीफ मिनिस्टर के पी मौजूद है और उस सूबे में हुक्मरान जमात, उसकी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। तो हुकूमत को भी आपके ख्याल में ये रियलाइजेशन नहीं है कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर ये इन्वेस्टमेंट लाना मुमकिन नहीं होगा? ये आपने देखे पहले जो आपने इससे साहब बात की है हमाद साहब से बात करते हुए कि सिक्योरिटी और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जब तक पॉलिटिकल पोलराइजेशन और सिक्योरिटी के चैलेंजेस रहेंगे, कोई भी इन्वेस्टर एक दफा कॉन्शियस जरूर होगा। ये आप नहीं मानते कि वो कॉन्शियस नहीं होगा, तो इसको डेमोक्रेटिक फोर्सेस को ये सबको करना होगा कि अपनी चीज़ों को ठीक करना होगा। मैं इसलिए ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि मैं ये किसी एक गवर्नमेंट की, फेडरल की, पाकिस्तान में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिस वक्त पावर में नहीं है। देखिए आज के प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की की बात कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के मिनरल्स की बात कर रहे हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की बात कर रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। फेडरल को हम कह रहे हैं कि जी आप अपनी तमाम जो सलाहियत है वो ब्रूए कार लाए टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट। हमारी प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमारी डेमोक्रेसी अपनी रूट्स उस तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रही, आज भी नहीं कर पा रही। इन पॉलिटिशियंस को एक सुपीरियर पॉलिटिकल मनूवर का ये मतलब नहीं है कि सबको माफ कर दे और बस गुडी गुडी हो जाए और शेयर कर ले चीजों को, और पावर के आके अंदर जो आपके पर्क्स प्रिविलेजेस हैं उनको तो आप एंजॉय करें, लेकिन इसके साथ जो अटैच रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भूल जाए। मैं डेमोक्रेसी कह रहा हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, एग्जीक्यूशन की। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल। ये जो हर्डल्स है ना इनको दूर करें। कोई इंडिविजुअल किसी पार्टी से और कोई पार्टी पाकिस्तान से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और ये सबके लिए है जी, तमाम लोगों के लिए, तमाम इदारों के लिए, तमाम लोगों के लिए, हम सब के लिए। तो तब हम पाकिस्तान की बात करेंगे। देखिए ना, हमारी आज बातें हम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, फ्यूचर की, उसके बीच में हम बहुत छोटी चीजों में कभी कभी उलझ के रह जाते हैं, इसलिए पाकिस्तान स्कटल करता है जी, पाकिस्तान आगे बढ़ता नहीं है। हम तो, आप तो केपीके की हम बात करें, मैं कहता हूँ फेडरेशन को चाहिए कि जो भी हमारे हर्डल्स हैं, क्या इकोनॉमिक फील्ड में है, सिक्योरिटी में है या पॉलिटिक्स में है, वो बैठे, बातचीत करें, एक वे फॉरवर्ड करें। अब पाकिस्तान इस तरीके से, वो जैसे कहते हैं ना, दिहाड़ी पे नहीं चलाया जा सकता जी। यू कांट डे टू डे बिजनेस पे पाकिस्तान नहीं चला सकते। पाकिस्तान इज अ स्ट्रेटेजिक कंट्री, विजनरी कंट्री है, न्यूक्लियर पावर है। इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद, इतनी स्कटल होने के बावजूद आज हम एक पावरफुल न्यूक्लियर कंट्रीज, हमारे ऊपर सैंक्शंस लगी, हमने वॉर्स देखी, हमने रशिया को नेबरहुड में देखा, अमेरिका को देखा, इंडिया के साथ लड़ रहे। वी आर नॉट ऑर्डिनरी। तो हम कौम को डिवाइड करने के बजाय, एक दूसरे से लड़ाने के बजाय, अपनी वाह वाह कराने के बजाय, मैं फेडरेशन को, पाकिस्तान को मजबूत जनरल साहब, जनरल साहब वो बहस तवील हो जाएगी, सारे लेकिन निकले अपने जनरल साहब, क्षमा जलाएं। जनरल साहब बहस तवील हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो फिर सवाल ये बनता था कि 8 फरवरी का इलेक्शन जैसे एग्जीक्यूट हुआ, तो क्या आप गंदुम काश्त करके कपास की फसल उठा सकते हैं हार्वेस्टिंग के टाइम पर? मुमकिन नज़र नहीं आता। इलेक्शन, जाहिर है कि जो इस वक्त हुक्मरान भी हैं हमारे यहाँ, उनकी लेजिटिमेसी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। आई थिंक दैट इज़ अ जेन्युइन कंसर्न विच शुड बी एड्रेस्ड, जो नहीं हुआ एड्रेस। जाहिद महमूद साहब, सच मसला तो नज़र नहीं आया। तो ये सुहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं कि ये मामला वही है जो आप भी कह रहे थे कि इसके ऊपर एक ब्रीफिंग हो जाए, और वो मंडे को ये करने जा रहे हैं ब्रीफिंग। तो आई होप कि ये मामला तो क्लियर हो गया। ये देखिए, ये बिल्कुल मामला क्लियर है। इसको ज्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत भी नहीं है। जैसे कि मैंने देखिए ईसा साहब कहा कि पाकिस्तान के पास इतनी इकोनॉमिक स्पेसेस नहीं है कि हम आए रोज एक नया पॉलिटिक्स की वजह से या अपने आप को, यहाँ पे ना अनफॉर्चुनेटली कई इंडिविजुअल्स भी ऐसे हैं, आगे हैं सियासत के बीच में, कि वो, विद ऑल माई रिस्पेक्ट, मैं डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा हामी हूँ, बट पॉलिटिशियंस कम है, और हर कोई अपनी एक, जो पॉलिटिशियन होता है जो पहले कौम की सोचता है, जो अच्छा पॉलिटिशियन होता है वो पहले मुल्क का सोचता है, अपने सूबे का, अपनी आवाम का सोचता है, उसकी जात सबसे आखिर में आती है। इलेक्शन होते रहते हैं, कोई पावर में आता है, कोई जाता है। पाकिस्तान में रहना है, ये प्रोट्रैक्टेड चीजें हैं जी, बहुत लंबा अरसा चल रही है। आज ये अगर अपोजिशन में है, फेडरल में, सूबाई हुकूमत में है, कल ये हो सकता है सूबे में अपोजिशन में और फेडरल में हुकूमत में हो। तो ये सब आज जो आप गिरे लगा रहे हैं, ये कल हम दांतों से खोलेंगे। अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट वेरी गुड फॉर द पाकिस्तान। वी हैव टू, दिस इज अ सीरियस कंट्री। अभी आपने रेयर अर्थ मिनरल्स की बात कर रहे थे, चाइना देखे अभी इन्हीं रेयर अर्थ मिनरल्स को
स्ट्रेटेजिक टूल के तौर पे यूज कर रहा है अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स। दे आर गोइंग टू यूज इट एज अ स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक टूल कि जी आप वो रोकेंगे तो हम आपकी ये चीजें रोकेंगे, आपका मिसाइल प्रोग्राम इफेक्ट होगा, आप अगर टैरिफ्स लगाएंगे तो ये स्ट्रेटेजिक टूल्स होते हैं, आपकी पॉलिसी ऑप्शंस होती हैं। जाहिर साहब ये शक इसी वजह से पड़ा ना, ये शक इसी वजह से पड़ा। हम ग्रेफाइट को देखते हैं, दुनिया में टोटल 100 खाने हैं, 70% उसकी प्रोडक्शन चाइना के कंट्रोल में है, 30% बाकी पूरी दुनिया में लाकर 70% उसको होल्ड कर रहा है चाइना। अब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने जिस तरीके से एक जंगजदा इलाके में यूक्रेन में $192 अरब की डील करने की कोशिश की, और वो रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर ही डील है, इसी वजह से लोगों को शायद ये शक हो रहा है कि पाकिस्तान में ये सब कुछ करने की कोशिश की जा रही है। हमाद हसन साहब कल एक क्विकली ईसा साहब एक अगर इफ यू अलाउ मी, आई जस्ट वांट टू मेक वन स्टेटमेंट। जी जी ईसा साहब, देखिए ना, तमाम सूबों को, मैं केपी की बात नहीं कर रहा ना किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की, तमाम सूबों को ये सोचना चाहिए कि आपका एनएफसी, आपके शेयर्स कहां से आते हैं। ये फेडरल ही दे रही है ना, तो फेडरल चारों सूबे मिलके फेडरल बना रहे हैं। एक्चुअली आप खुद भी फेडरल ही हैं। ये कहना कि फेडरल और है और सूबे अलग हैं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज अनफेयर। सूबे ही फेडरल को बना रहे हैं ना, यही इकाइयां मिलकर फेडरल बनाती है। एनएफसी का आप कितना सूबा अपना पैसा डालता है, बाकी तो वहीं से आ रहा है। यही प्रॉब्लम हुआ है अभी एनएफसी के बीच में। जी जनरल साहब, मैं आता हूँ, मैं आपके पास वापस आता हूँ। जनरल साहब ये बताइएगा कि ये महकमा ज़ाहिर है ये एक ऐसा शोबा है पाकिस्तान में जो मादनियात का शोबा बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबको मालूम है, हम बचपन से सुनते आए हैं कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल एक मुल्क है, और इसको एक्सप्लोर करने की या इन मादनियात को ज़मीन से निकालने की सलाहियत हमारे अंदर मौजूद नहीं है। उसके लिए हम मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को, मुख्तलिफ़ ममालिक को, उनकी इंजीनियरिंग फर्म्स को ठेके देते हैं। अब इसके लिए जो कानून साजी हो रही है, इस पर एक तनाज़ा बन गया है। आपके ख्याल में ये जो बिल है, क्या ये बिल वाकई पाकिस्तान की मादनियात तक रसाई बैरूनी दुनिया को या उन ममालिक को दे देगा जिनको नहीं मिलनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और मेरा अदील साहब को और हमाद हसन साहब को बहुत सलाम। देखिए, मैं पहले इसका जरा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट की मैं बात कर लूँ कि पाकिस्तान की, जिस तरह आपने अभी फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया कि जी पाकिस्तान की इतनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी है नहीं कि इनकी एक्सट्रैक्शन के लिए उस लेवल पे हम नहीं पहुंचे हैं, तो हमें बाहर मुआहदे करने पड़ते हैं। लेकिन ओवरऑल जो मैं कॉन्टेक्स्ट बयान करना चाह रहा हूँ, देखिए पाकिस्तान इस वक्त बड़े अजीब से हालात से गुजर रहा है जी। और अनफॉर्चुनेटली ये 18th अमेंडमेंट की कुछ चीज़ों की वजह से, जब हमने सूबों को डिवॉल्व हुए हैं, जब कंकरेंट लिस्ट को ख़त्म किया गया और डिवॉल्व किया गया, तो उसका जो वे फॉरवर्ड होना था, जो फेडरेशन के साथ कोऑर्डिनेशन होनी थी, या जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होनी थी 18th अमेंडमेंट की, वो उसकी कोऑर्डिनेशन या उसकी स्पिरिट को नहीं समझा गया, ना उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन की। उसका प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो पॉजिटिव चीज़ें हैं 18th अमेंडमेंट की, जो सूबों के हकूक के लिए, सूबों के लिए बहुत अच्छी है, वो भी स्कटल हो रही है। पाकिस्तान के पास, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान के पास ना इतनी इकोनॉमिक स्पेसेस है। इट इज नॉट पॉसिबल, लेट मी मेक दिस स्टेटमेंट, फॉर एनी प्रोविंस के वो डायरेक्टली अपने आप को या डिवॉल्व हुई चीज़ों को मुख्तलिफ मुआहदे बाहर कर सकता है। ये होने फेडरेशन के जरिए ही है जी। जितनी एक्सट्रैक्शन होनी है, जितनी चीज़ें बाहर होनी है, और ना इसमें सूबों के पास इतने माली वसाइल होंगे कि वो उसमें इन्वेस्ट कर सकेंगे, ना वो कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो भी चीज़ें डिवॉल्व हुई, उनका पाकिस्तान को बैठकर, और ये एक सूबे की बात नहीं, आज खैबर पख्तूनख्वा एक नया मॉडल ले आएगा, सिंध अपना मॉडल ले आएगा, बलोचिस्तान अपना मॉडल ले आएगा, तो हर कोई अपने अपने मॉडल्स ले आएंगे, जिससे जो बाहर की इन्वेस्टमेंट आनी है वो लोग कंफ्यूज होंगे। एक स्टैंडर्ड नहीं होगा उनका कि वो खैबर पख्तूनख्वा में और तरीके से काम करे, सिंध में और तरीके से काम करें, और ये चीज़ें स्कटल होंगी। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मैं देखता हूँ ईसा साहब, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब भी पाकिस्तान के तरक्की के जब भी कोई मराहल तय किए जाते हैं या आगे बढ़ा जाता है, तो कभी हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ अजीबो गरीब से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स आ जाते हैं जो हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स को रोक देते हैं, नुकसान दे देते हैं, या कोई ऐसा करैक्टर खड़ा हो जाता है जो उसको स्कटल कर देता है। उसकी सिर्फ वजह यह है कि हमारी फेडरेशन की जो पार्टीज हैं, या जो फेडरेशन के वैसे जनरल साहब, फ्रैंकली मैंने खुद भी इस बिल को स्टडी किया है, पढ़ा है, मुझे भी एज सच इसके उसमें कोई ऐसी मुतनाज़ चीज़ नहीं लग रही जिसके ऊपर इतना हंगामा बरपा हो। लेकिन सवाल ये है कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं, वो सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ये कह रहे हैं कि ये कानून डिक्टेट करवाया जा रहा है, डिक्टेट किया जा रहा है, भेजा जा रहा है कि फ़लाँ तारीख तक इसको पास करो, तो उससे ये शायद शकूक व शुबहात पैदा हुए हैं।
जी बिल्कुल ऐसी बात, आई डोंट एग्री विद दिस जी, ये ऐसी बात नहीं है, मुझे भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। आई थिंक जितनी बेस्ट कॉपरेशन कौमी मामलात में या खास तौर पे इस मादनियात के और जिस सब्जेक्ट के ऊपर हम बात कर रहे हैं, जितनी कॉपरेशन खैबर पख्तूनख्वा से आ रही है शायद ही किसी और सूबे से आई हो जी। लेट मी मेक दिस स्टेटमेंट जी। देखिए इस कत्ल का देखें ईसा साहब, मैं एक बात यहाँ पे कर दूं कि जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स को सियासत की नजर किया जाएगा, जाती एजेंडास की नजर किया जाएगा, या अपनी गैलरीज के लिए या अपने एजेंडास के लिए, तो नुकसान किसका होगा? ये किसी इदारे का, किसी इंडिविजुअल का, किसी गवर्नमेंट का, किसी पॉलिटिक्स का नहीं होगा। ये नुकसान होगा उस गरीब खैबर पख्तूनख्वा के आदमी का जिसको इस प्रोजेक्ट में जॉब मिलनी थी। अगर लेट्स से कि अभी जैसे हम देखते हैं कि जो बलोचिस्तान में हमारे मुआहदे हुए हैं, अगर वो 25% सूबे को जाना है विदाउट इन्वेस्टिंग सिंगल रुपी, 25% गवर्नमेंट जाना है और 50% इन्वेस्टर को जाना है, या जो मुआहदे होंगे वो नई टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर होंगे, करेगी फेडरल, कॉन्फिडेंस के साथ लोग वापस आएंगे। तो रोजगार किसको मिलेगा? खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को। ऑलरेडी पाकिस्तान, तो ये नुकसान इनडायरेक्टली आप अपनी अवाम का कर रहे हैं जिनका प्रोजेक्ट ही नहीं चलता। अभी गवादर को देके रोकने की कोशिश की गई, सबसे ज्यादा नुकसान एक बलोची का हुआ है, या बलोचिस्तान की अवाम का हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के प्रोजेक्ट डिले होंगे, रोके जाएंगे, स्कटल होंगे। सियासत तो तालियां बजाने का नाम तो नहीं है ना जी, सियासत नाम है खिदमत का, लोगों तक पहुंचने का, उनके रोजगार का। इस चीज को कोई मद्देनजर नहीं रखता जी कि जितना डिले होगा। मैं तो चाहूंगा कि गवर्नमेंट्स को चाहिए, सूबाई गवर्नमेंट्स को, फेडरल को चाहिए ईसा साहब के सब सूबाई गवर्नमेंट्स को बिठाएं, अपना एक ड्राफ्ट तैयार करें जो कॉमन सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। ये अपनी असेंबलियों में लेके जाएं, उसको डिबेट करें, उसमें जो खामियां हैं। सही, आप बेसिकली वही बात कर रहे हैं। बेसिकली जो तहरीक इंसाफ का एक ग्रुप इस वक्त कर रहा है कि इसको जरा थोड़ा सा ओपन अप कर लें, इसमें जो गलत फहमियां या अभाम है उसको दूर कर लें, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, एतमाद में ले लिया जाए।